द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। इनका नाम है जुनैद कुरैशी। ही इज़ करंटली बेस्ड इन श्रीनगर। इनकी पैदाइश पेशावर की है। इनके फादर काफ़ी मशहूर आदमी हैं और गंगा हाईजैकिंग 1971 में जो हुई उसमें वो और उनके कज़न अशरफ कुरैशी शामिल थे। इनके फादर का नाम हाशिम कुरैशी है। तो अगर हम गंगा की हाईजैकिंग से शुरू करें, आपके फादर हाशिम कुरैशी की उम्र उस वक्त सिर्फ 17 साल थी जी। और उनके कज़न अशरफ कुरैशी क्या उनसे बड़े थे? तो कैसे उनको ये ख्याल आया और आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। एक चीज़ मैं गुफ्तगू से पहले ये कहना चाहता हूँ एज अ डिस्क्लेमर कि ये वाक़या मेरी पैदाइश से 11-12 साल पहले का है, तो इसलिए मेरे पास ठीक है, मेरे वालिद साहब होने की वजह से शायद थोड़ी-सी जानकारी ज़्यादा होगी, मोस्टली ऑन द इमोशनल एंड सेंटिमेंटल फ्रंट। बट मेरा इस वाक़या से लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि वो मेरे वालिद साहब ने किया था। आई अंडरस्टैंड दैट। अशरफ साहब, आई थिंक ही वाज 2 years older than him, so he was 19. अच्छा, ओके, ठीक। तो तो आपके फादर की क्या फीलिंग्स हैं? अब वो क्या कैसे देखते हैं? और फिर वो पाकिस्तान में काफ़ी अरसा जेल में रहे, उसके बाद फिर वो नेदरलैंड्स चले गए थे जी, और आपने भी एम्स्टरडैम में इंटरनेशनल लॉ में मास्टर्स किया और आपका एक घर जो है एम्स्टरडैम में है, वहाँ पे एक थिंक टैंक भी आपने कायम किया। बात ये है कि देखें वो मेरे ख़्याल में जहाँ तक मैं उनसे सुनता हूँ, एक डिफरेंट एरा था 1970s का, जहाँ पर आर्म्ड रिबेलियंस जो है या आर्म्ड फ्रीडम स्ट्रगल्स जो है, उसकी दुनिया में बहुत एक्सेप्टेंस थी। टेक द एग्जांपल्स ऑफ क्यूबा या अल्जायर या पैलेस्टाइन या इवन साउथ अफ्रीका। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, मतलब आज से ये 50-55 साल पुरानी बात है, सो इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर आल्सो, विद द it was a bipolar world instead of a multipolar world which is it today. तो उसमें मेरे ख्याल में एक 17 साल और 19 साल के बच्चे को जिस तरह आज के बच्चों को मतलब किसी चीज़ के लिए तैयार किया जाता है, चाहे वो शऊरी तौर पे हो या चाहे वो जज्बाती तौर पे हो, तो मुझे लगता है कि उनमें से मेरे फादर और अशरफ कुरैशी साहब भी एक थे जो इस मामले में इन्होंने मतलब अपना एक रोल अदा किया। एंड आफ्टरवर्ड्स ऑन द फ्रंट ऑफ बीइंग अ वायलेंट एक्ट, आई थिंक लेटर ऑन जिस तरह लोग रियलाइज करते हैं इतने साल जेल में जाके, और दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो गया, आफ्टर ऑल आई थिंक आफ्टरवर्ड्स दे रिग्रेटेड इट, बट इट डिड फीड इनटू अ सर्टेन आइडियोलॉजी, कि वो आइडियोलॉजी आज तक उन्होंने या अशरफ साहब ने जब तक वो गुजर नहीं गए या मेरे फादर ने आज भी जो आइडियोलॉजी है उसको नहीं छोड़ा। अब वो एक्ट था, वो 17 साल की उम्र में एक शऊरी एक्ट था कि इमोशनल था, ये एक अलग बहस है, लेकिन एक आइडियोलॉजी फीड होगी दिमाग में जो उन्होंने आज तक फिर छोड़ी नहीं है, विच इज फॉर देम द आइडियोलॉजी ऑफ एन इंडिपेंडेंट सेक्युलर एंड यूनाइटेड जे.एंड.के। अच्छा, अशरफ साहब जो थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे। इनिशियली तो मैंने सुना उनके टॉर्चर भी हुआ, आपके फादर पे भी हुआ। जी, अगरचे इमीडिएटली आफ्टर द हाईजैकिंग दे वर हेल्ड एज हीरोज, लेकिन फिर उन पे शक किया गया कि शायद ये इंडिया के बिहाफ पे इन्होंने किया है और पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को नुकसान पहुंचाया है। जी। तो आइडियोलॉजी की जो आपने बात की, तो मकबूल भट्ट साहब थे ना इस आइडियोलॉजी को एक तरह से शुरू करने वाले। उसके बाद फिर अमानुल्लाह खान आ गए। तो जी, क्या वो भट्ट साहब से मुतासिर थे आपके फादर? अभी भी हैं वो? क्या कहेंगे? मेरी नज़र में ये आइडियोलॉजी के जो बानी थे वो मकबूल भट्ट साहब ही थे, और मुझे लगता है कि वो अभी अभी भी, जहाँ तक मुझे उनसे मैं सुनता हूँ, वो अभी भी भट्ट साहब से मुतासिर है और उनको अपना लीडर समझते हैं। लेकिन भट्ट साहब पे भी तो एक मर्डर का केस था ना और उसी की वजह से उनको सजा हुई, फिर उनको फांसी हो गई। तो उस वायलेंट एक्ट को कैसे देखते हैं वो?
देखिए ये जो उनका भट्ट साहब पे जो मर्डर का केस था, इसमें जहाँ तक मैंने मतलब सुना है या मुझे पता लगा है, वो ये है कि इस केस की कोई ऐसा नहीं है कि ये एक क्लियर कट केस है। तो कुछ लोग कहते हैं मर्डर हुआ था, नहीं हुआ था, बट अगेन दिस इज 19 आई थिंक or 66, which is like 70 years from मतलब 60 years ago. What I hear is that उनके कोई साथी थे जिन्होंने ये मर्डर किया था, उन्होंने खुद नहीं किया था। Having said that, I would say कि हमारे in this part of the world we have a tendency to glorify our leaders. So I also think that perhaps it is with some bias that this story is floats कि भट्ट साहब ने नहीं मर्डर किया था, उनके साथी ने किया था। फिर उसके बाद जब वो यहाँ से जा रहे थे, उस वक्त भी एक सीआईडी अफसर का कत्ल हुआ था। तो हालांकि वो पहली सजा रीइंस्टेट हुई थी, बट अगेन आई थिंक वी अगेन नॉट नोइंग व्हाट रियली हैपेंड, बट I think we have a tendency to glorify our leaders and you know keep our eyes shut to whatever mistakes they have made. अच्छा जी, मेरे एक दोस्त हैं इरशाद महमूद, मे बी यू नो हिम। तो आजकल वो कनाडा में हैं। तो ही इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तानी साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी। तो वो सजाद लोन की शादी में शिरकत के लिए आई थिंक 2000 में श्रीनगर गए थे एंड ही केम बैक अ चेंज्ड मैन। और उन्होंने कहा, मुझे बताया और उनके बकौल उन्होंने हाफिज सईद से भी ये बात की किसी मीटिंग में, militancy has ruined the कश्मीरी सोसाइटी। तो आपके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से, और आप कब आए श्रीनगर? आपके फादर जो है मेरा ख्याल है 2000 में, सन 2000 में वापस आए थे इंडिया। तो इनिशियली कुछ मुश्किलात भी हुई, क्या जेल काटनी पड़ी उनको, फिर क्या कितने अरसे बाद यहाँ हो गए? 1-1.5 साल उनको जेल काटनी पड़ी और उसके बाद वो बेल पे है, अभी तक बेल पे है। अच्छा जी। उनके खिलाफ अभी भी हाईजैकिंग का केस चल रहा है। हालांकि उनको पाकिस्तान में इस हाईजैकिंग की सजा मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर भी चल रहा है। अब यही एक लीगल चैलेंज है उनके सामने भी और इंडियन गवर्नमेंट के सामने भी कि एक आदमी को जब सजा होगी है तो क्या उस पर दूसरा केस चल सकता है कि नहीं। बट अगेन ही इज ऑन बेल, बट ही इज स्टिल चार्ज्ड विद हाईजैकिंग। तो मिलिटेंसी को आप कैसे देखते हैं अब? देखिए, हाइंडसाइट, not with hindsight, I have been saying this, you know, I used to tell or ask my father at a very young age how he saw that you know, picking up the gun helped the Kashmiri cause. I think it has not helped the Kashmiri. फिर उसमें यह है कि देखें, यहाँ पर जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई या टेररिज्म जिसको हम कहते हैं, टेररिज्म जब स्टार्ट हुआ तो हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि उस टेररिज्म के मकासद कौन थे, क्या थे और उनके सपोर्टर्स कौन थे। तो यहाँ पर तो ये कोई ढकी छुपी बात है नहीं कि ये सारा खेल जो है ये पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की स्ट्रेटेजिक डेप्थ का हिस्सा था। और उसमें जो है श्रीनगर के जवान उस तरफ ले जाए जाते थे, उनको हफ्ते 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दे के यहाँ पर इंडियन आर्मी के साथ लड़ने के लिए वापस भेजा जाता था। अब बात यह है कि पाकिस्तान का कब्जा है कश्मीर के ऊपर, चाहे वो जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं या पीओके कहते हैं या गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, वो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। तो मेरी नज़र में ये समझ नहीं आता कि गासिब मुल्क की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी किस तरीके से कश्मीरियों को आज़ादी दिलाएगी जब तक उनके अपने मुफाद इसमें जुड़े ना हो। पाकिस्तान में जो इंडिया के पास कश्मीर है उसको ऑक्यूपाइड कहा जाता है, और इंडिया में पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको ऑक्यूपाइड कहा जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, isn't it? No, it is. I think it's factually wrong to say this. It is interesting, but it's wrong. The reason is that the part which belongs, or the Kashmir I am sitting in, which we in international terminology would call Indian administered Kashmir. The thing is that it is not occupied. देखें, इसमें मैंने बहुत लिखा भी है, बहुत बोला भी है
there are certain things we can blame India for. We can definitely blame India for its mishandling, mismanagement, and even human right violations during the era of militancy and terrorism. But we cannot call India an occupier, because India has a legal treaty with Kashmir. तो जो कश्मीर आप, मैं, पाकिस्तान, इंडिया, जमात इस्लामी, JKLF, ये सब जो भी जिस जिस जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं, उस जम्मू और कश्मीर का मालिक जो है वो यहाँ का महाराजा था, और यहाँ के महाराजा ने उस कश्मीर को कुछ एक लीगल ट्रीटी के तहत लीगल टाइटल उसका हैंड ओवर किया टू द यूनियन ऑफ इंडिया. अब now again, it doesn't stop there. Of course, we can criticize India for not, expanding on its legal title or implementing its legal title, because in essence, legally speaking, India is responsible for to protect life, liberty and property of J&K. So the whole of J&K. So आज अगर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और POK में बैठा है, ये इंडिया की गलती है, because India has a legal title. It is bound to protect these people. अब इसमें इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर और great games of great powers at that time in 47, as you might know, with the Britishers, with the Americans, these all play a role. So we can't, it's not that easy. It's not that plain sight. But India, legally speaking, is not an occupier. It has a legal title over the whole of Jammu and Kashmir. Now, जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के पास वो लीगल टाइटल नहीं है, ना ही चीन के पास है. तो उस लीगैलिटी को मद्देनजर रखते हुए, it is Pakistan occupied Kashmir, it is Chinese occupied Kashmir. This part of Kashmir is not occupied by the Indians. पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ जी, उसको कैसे देखते हैं, और पाकिस्तानी जो नैरेटिव इस पे बिल्ड हुआ उसको कैसे देखते हैं? इसलिए कि पाकिस्तान में स्टेट भी और प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये इस पे यूनानिमस हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखें, ये हमारी अगेन इस खित्ते में और ख़ासकर इन दो मुल्कों के बीच में ये एक रूटीन है कि जब भी कुछ होता है तो ये एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने किया या इन्होंने किया, और वो दूसरे ये कहते हैं जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था. आई एम नॉट इन द नो हाउ ऑफ द इंटेलिजेंस बिजनेस. आई नो people do states do act on false flag operations. ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं भी होता है, आई डोंट नो. ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर कश्मीर में यह है कि जो भी बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है वो ओरिजिनेट हुआ है पाकिस्तान में. I do believe that both the countries very quickly jumped towards accusations. जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पिशावर अटैक हुआ APS का, बहुत जल्दी आई थिंक इट वाज जरदारी साहब जिन्होंने हिंट किया कि ये इंडिया ने करवाया है. जनरल मुशर्रफ ने भी कह दिया था, उस वक्त वो प्रेसिडेंट नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कह दिया था कि इंडिया ने करवाया है ये. Exactly. And I think it was within half an hour of the attack or something. The same goes on this side. जैसे ही कोई अटैक होता है, within half an hour, within an hour ये उंगलियां उठती हैं, और बहुत दफा यहाँ और वहाँ सही भी उठती हैं. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवा. But this is the the level of distrust and mistrust we have built in this region कि हम एक दूसरे को ब्लेम बहुत जल्दी करते हैं. जहां तक पहलगाम का सवाल है, देखिए फॉल्स फ्लैग है नहीं है, I'm not in the intelligence business, but यहाँ पर जितने भी बड़े अटैक हुए, चाहे वो पठानकोट का हुआ, चाहे मुंबई हुआ 2008 में, चाहे यहाँ पर सेक्रेटरीट पे हमला हुआ, यहाँ पर हिंदुओं पे पिछले टाइम में टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, they all lead towards Pakistan. Now, whether Pahalgam, is whether there is some proof which has been given, I'm not privy to that. But the history and the track record of this place is very, it has a tendency कि यहाँ पर पाकिस्तान militancy, terrorism और दहशतगर्दी फैलाता है, और वो attacks भी होते हैं. Having said that, we cannot close our eyes towards the failure of the Indian state when something like this happens. And I think that is also a narrative which should be taken into consideration जब हम ये discuss करते हैं
कि ठीक है पाकिस्तान ने अटैक किया है, पाकिस्तान ओरिजिनेटेड है, टेररिज्म है, आई थिंक टीआरएफ ने इज अ लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स लश्कर, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। तो इन दैट सेंस इट्स क्वाइट क्लियर लिंक टू पाकिस्तान। ये भी इंटरेस्टिंग है कि इस सारे वाकये के बाद कुछ ही दिनों के बाद एक नई तंजीम वजूद में आई जिसका नाम है तहरीक तालिबान कश्मीर। एंड आई थिंक दैट इज अगेन, देखिए टीआरएफ हो, लश्कर हो, जैश हो, ये सारे जो हैं, मतलब आई थिंक वी आर quite wrong in seeing them as very different identities. This is one identity जिसमें लोग अपने आप को मतलब they identify themselves maybe a little bit more towards the Jaish or the Lashkar, but at the same time this is one identity, this is one industry of terrorism. अब इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ तंजीमें अपने नाम बदल देती हैं, मुख्तलिफ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इनके नाम बदलवा देती हैं ताकि एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी रहे उनके पास। देखिए आज टीआरएफ आज से मेरे ख्याल में 5-6 साल पहले वजूद में आई, उसके लिंकेजेस टुवर्ड्स लश्कर तोयबा कुछ साल में क्लियर हो गए, एंड नाउ इट्स बेसिकली मतलब उसका भी यहाँ पर रोल जो है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये लश्कर और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। तो आज तहरीक तालिबान कश्मीर आ गई है। अब तहरीक तालिबान कश्मीर विल probably provide some deniability to the military establishment of Pakistan for a few years, और उसके बाद एक नई आ जाएगी। मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि अभी आपने इससे पहले आज़ादी की बात की, कश्मीर में एक ज़माने में 156 ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पर लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, और हर एक के डिफरेंट नाम थे, डिफरेंट मोहल्ले में थी, किसी के 2 लोग होते थे, किसी के 200 होते थे। तो बात यह है कि ये टीआरएफ ने ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वापस ले ली। आई थिंक दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द रिएक्शन दैट इंडिया वेरी क्विकली शोड टुवर्ड्स इट। इट वाज वेरी क्लियर दैट इंडिया वुड नॉट लेट दिस गो अनपनिश्ड। और इन्होंने मेरा ख्याल है कि 4 दिन के बाद ये रिट्रैक्ट की थी, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। They didn't do that immediately. No. बाद में उन्होंने कह दिया था जी हमारा अकाउंट हैक हो गया था। तो उसमें क्वेश्चन फिर ये आता है ना, जब जो ही वो हैक हुआ फौरन आपने क्यों नहीं रिट्रैक्ट किया इसको? मुझे देखें the whole thing what I find very interesting in this thing, and if you will allow me a few minutes then I can explain that. देखिए पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक या पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है ना, वो बेसिकली 3 चीजों पे मबनी है। एक ये है कि मुस्लिम आइडेंटिटी, and not Muslim identity of just being a Muslim identity / anti-Hindu. तो देखें जो अरब का जो यूएई का मुसलमान है वो नेसेसरली एंटी हिंदू नहीं है, ठीक है। you might argue he might be anti-Jew, but you know that's a different story. The Pakistani Muslim is Muslim and it's anti-Hindu. That's one thing on which it's based. Then the second thing on which the identity or the strategic identity or the political doctrine of Pakistan is based on, it falsely believes that it is part of that it is a martial race. ठीक है, पाकिस्तान के लोग जो हैं बेसिकली कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं और यही सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं। तो ये जो फॉल्स बिलीफ है ऑफ बीइंग अ मार्शल रेस, दे समटाइम्स इन्वोक द तुर्क्स, द अरब्स, द अफगान्स, ये चीज़ें ये इन्वोक करते हैं। तो दैट्स वन थिंग। एंड देन द थर्ड थिंग इज कश्मीर। कश्मीर इज द थर्ड इशू ऑन विच द डॉक्ट्रिन, द स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन ऑफ द आर्मी इज बेस्ड ऑन, ऑफ द स्टेट इज बेस्ड ऑन। तो आपने जो ये सवाल किया पहले कि ये मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो जिस तरीके से ये होता है, मतलब आपने जो पहला सवाल किया टीआरएफ से रिलेटेड जो किया, या ये जो मीडिया लोग हैं जो इसको कहते हैं कि ये चीज़ें मतलब हमने नहीं की हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट। जी तो बात ये है कि देखें, एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली और इसको फिर 3-4 दिन में इसको रिवोक किया, इसलिए कि उनको समझ आए कि इंडिया विल रिएक्ट
heavily to this. And that's the problem. India feels that it needs to react to deter Pakistan from exporting terrorism. And Pakistan will keep showing that it's not deterred by India's steps to deter Pakistan. Because Okay. the moment Pakistan is deterred, ये जो strategic doctrine और political doctrine मैं कह रहा था आपको, ये खत्म हो जाती है. The moment Pakistan stops being anti-Hindu, stops raking up the issue of Kashmir, stops believing it's a martial race, गलत फहमी में ये रह के, but still, and stops playing on the Muslim identity, the basis of the Islamic Republic of Pakistan falls. तो ये जो डिटरेंस की गेम है ना इंडिया की, India trying to deter Pakistan, the problem here is that the Indians don't understand that it's an existential threat to the Pakistanis. Pakistan being deterred to play or export terrorism will be an existential threat to the state of Pakistan. And that is the problem why these organizations keep popping up, different organizations, different names, attacks which are claimed, attacks which are revoked, नहीं हमने नहीं किया. This is part of that game. आप देखें जब इंडिया ने इस पे रिएक्ट भी किया, well, you know, ठीक है, एक सीज फायर हुई, अब ये जानना बहुत मुश्किल है किसने कितने मारे, किसने कितने जहाज गिराए. But the thing is that the Pakistanis and the Indians both engaged in a fight which I think, to my mind, both were willing to take all the way. So the deterrence issue here doesn't work. Pakistan cannot stop terrorism or terrorism policies until and unless there is true democratization of the society. और वो अनकरीब देखने में नजर नहीं आता. आप देखें कि इस सारे पहलगाम के वाक़ये के consequence में you have another field marshal, and this is the first one made by a civilian government. The army, which lost its sheen during 9th of May or during Imran Khan's high popularity, has gained that sheen back. Army is again very firmly in the driving seat, and Asim Munir is no less than a monarch. So, well, in this situation, so thinking that terrorism works against the interest of the army, well, Pahalgam proves that wrong. So that's why I don't see terrorism stopping in this region. जुनेद साहब, अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं जी, तो एक तो ये बताइएगा कि क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि 1947-48 शेख अब्दुल्ला वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन कश्मीर, और दूसरा जो है बहुत सारी एविडेंस ये मौजूद है कि इंडिया ने ऑफ़र की, सरदार पटेल ने पाकिस्तान को ऑफ़र की कि आप हैदराबाद दक्कन में दखल अंदाजी ना करें, वहाँ इंटरफेरेंस ना करें और कश्मीर ले लें. सरदार शौकत हयात जो एक यंग पॉलिटिशियन थे, उस वक्त पंजाब के मिनिस्टर थे, उन्होंने डिटेल में ये चीज़ लिखी है. उसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर जो थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली, उन्होंने ये लिखा है. सरदार इब्राहिम जो AJK के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि इंडिया की तरफ से, सरदार पटेल की तरफ से ये ऑफ़र आई थी कि आप कश्मीर ले लें और हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं. तो उस पर सरदार शौकत हयात ये कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान के पास गया और मैंने कहा कि ये अच्छी ऑफ़र है, ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए. तो उन्होंने कहा कि शौकत, तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं हैदराबाद दक्कन जैसी बड़ी रियासत जो पंजाब से भी बड़ी है, उसे छोड़कर कश्मीर की चंद पहाड़ियाँ ले लूँ. वो कहते हैं कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ ये बात सुनकर कि मैंने फ़ौरन कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दिया. तो वो हिस्ट्री है जो पाकिस्तानियों को नहीं बताई जाती. और इसके साथ ही AG नूरानी जो एक लीडिंग अथॉरिटी थे कश्मीर इशू पे मुंबई में, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, उनकी किताब है जो शायद सबसे डिटेल्ड किताब है कश्मीर इशू पे, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने पब्लिश की 2014 में. उसमें उन्होंने लिखा है कि नवंबर 47 में
माउंटबेटन जब लाहौर आए तो उन्होंने जिन्ना साहब को ऑफर की कि हम तीनों रियासतों में प्लेबिसाइट करवा देते हैं, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और कश्मीर। तो जिन्ना साहब ने इनकार कर दिया। उनको शायद खौफ ये था कि हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़ में तो क्वेश्चन डजंट अराइज दैट पाकिस्तान विल विन एनी रेफरेंडम, एनी प्लेबिसाइट, इसलिए कि वहां की 80% आबादी हिंदू थी। तो कश्मीर में चूंकि शेख अब्दुल्ला वाज वेरी पॉपुलर एंड ही वाज वेरी फ्रेंडली टू इंडिया एंड स्पेशली जवाहरलाल नेहरू, तो वहां पे भी पाकिस्तान के रेफरेंडम में हारने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। तो उन्होंने उस वक्त इनकार कर दिया। लेकिन आज ये बताया जाता है पाकिस्तानियों के, ये तो जी हमारी जगलर वेन है, शाह रग है। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है कि ये जूनागढ़ की जो एक्सेशन कबूल की गई, हमारे एक एम्बेसडर हैं शाहिद अमीन, उन्होंने ये लिखा कि accepting Junagढ़'s accession was a mistake. Pakistan showed poor judgment और it eroded Pakistan's case on Kashmir. तो आप कैसे देखते हैं इन डिबेट्स को? देखिए, ये बात तो इसमें तो कोई शक नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर में सबसे पॉपुलर लीडर शेख अब्दुल्ला साहब ही थे, और आज भी मैं ये कहूँगा कि आज भी जो उनकी पार्टी ने पिछले इलेक्शंस में, उनकी पार्टी के साथ आपके मेरे हज़ार इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन आज भी उन्होंने जो पिछले इलेक्शन में एक फुल मेजॉरिटी से असेंबली इलेक्शन जीते हैं, इससे साबित होता है कि आज भी शेख अब्दुल्ला की आइडियोलॉजी, शेख अब्दुल्ला की पार्टी आज भी कश्मीर में बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक ये डिबेट्स जो हैं, देखें, इसमें शौकत हयात साहब ने अपनी किताब में फिर बाद में ये भी लिखा था कि जो कबायली हमला हुआ था कश्मीर में, उसमें किस किस्म का रोल पाकिस्तानी मिलिट्री ने या रेडर्स इन कश्मीर जो है, जो लिखी गई थी जनरल रहमान की, या रहमान की नहीं, रेडर्स इन अकबर खान की, अकबर रहमान की वो बेयर ट्रैप है, सॉरी। तो और सरदार इब्राहिम, किस तरीके से ये डिसाइड हुआ था कि कश्मीर में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो रेडर्स की है, और जो पाकिस्तानी स्टेट की है, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो रेडर्स की है, जिसमें लोग, कैटल, औरतें, ये सब शामिल था। और किस तरीके से कश्मीर में ख़ासकर बारामूला शहर में एक ही रात में 3000 लोग मारे गए, रेप्स हुए, औरतों को उठा के ले गए और पेशावर और काबुल के बाज़ारों में बेच दिया। जहाँ तक देखें डिबेट है, किसकी डिबेट है, द डिबेट ऑन एक्सेशन ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स। देखिए, अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ हिस्ट्री बिकॉज ऑफ दिस, कि देखिए, ब्रिटिश इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। तो when the Britishers left, it virtually made all these princely states independent on paper, because princely states were ruling under the suzerainty of the British crown. They were not part of British India. अब इसमें ये था कि again the understanding with Mountbatten was that one of the understandings was that that the states could independently choose, the rulers of the state could independently choose whether they would like to become part of India or Pakistan, taking into consideration the wishes of their population and geography. तो जहां तक जूनागढ़ हैदराबाद का ये सवाल आता है ना, the whole thing is कि जूनागढ़ and Hyderabad geographically was not possible. You can't have Hyderabad as being, part of Pakistan in the heart of India. The same way you can't have Rawalpindi being part of India in the heart of Pakistan. But इसमें एक अंडरस्टैंडिंग, जब आप बंगाल की बात करते हैं, ईस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं, बिकॉज यू हैड 2 विंग्स, तो ये जियोग्राफिकली पॉसिबल था, 25 साल तो पॉसिबल था, तो इसलिए ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान बने। कश्मीर का केस पेक्यूलियर इसलिए ये था कि जियोग्राफिकली हो सकता था, एंड द थिंग इज दैट it had a Hindu Maharaja, but it had a Muslim majority population. But the Kashmiri Maharaja or the Dogra Maharaja Hari Singh,
he was quite interested in staying independent. You know, history shows this. Because he offered standstill agreements towards both the countries, Yeah. which the Pakistanis initially signed, and the Indians actually asked him to send over a minister to discuss the details further. Well, the Pakistanis signed, I think, the instrument of the standstill agreement. I think it was the 12th, the 12th of, or the 15th of, no, the 15th of August or the 12th of August, and within 2 months वो स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान ने ब्रेक कर दी. तो मैं नहीं समझता हूं कि जूनागढ़ की एक्सेशन एक्सेप्ट करना मेड पाकिस्तान केस वर्स on Kashmir. I think basically what made Pakistan's case worse on Kashmir is that one, it had an agreement with a sovereign state, उसको violate किया गया. It attacked a sovereign state. It violated its sovereignty and its independence, और यहाँ पर आके कत्लो गैरत की, रेप किया. And I think that is what made Pakistan's case very weak. तो जो मैं ये समझता हूँ कि वही जो आप अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान में पढ़ाया नहीं जाता है. देखें, पाकिस्तान में तो वैसे भी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो बहुत कम पढ़ाई जाती है. मोस्टली अफगान्स, मुगल्स, तुर्क्स एंड अरब्स की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है. बट जहाँ तक कश्मीर की हिस्ट्री रिलेटेड है टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीरी जो है, शेख अब्दुल्ला बहुत पॉपुलर आज भी है, उस वक्त भी था. बट अगेन व्हेन शेख अब्दुल्ला टुक अ स्टैंड on his credentials of secularism and democracy, और उसने ये कहा कि भाई हम इनके साथ नहीं जा सकते जिन्होंने हम पे हमला किया. दैट मेड हिम इवन मोर पॉपुलर. यहाँ पर जब ये कबायली आए थे तो पहली फौज तो शेख अब्दुल्ला ने खड़ी की थी. एंड you know, people fought these people with kitchen utensils, pots and pans. मतलब निकल ले लोग इनको अपना दिफा करने के लिए. तो ये इल्जामात देना कि जी जूनागढ़ में हुआ, हैदराबाद में हुआ, these are separate cases. I think Pakistan's policy and behavior within Kashmir and with the Kashmiris have very clearly shown to the Kashmiris that Pakistan is not a friend of the Kashmiri people, and it attacked it against the wishes of the people. And then, of course, they came. When you talk about militancy, which became later in the late 80s, in the beginning of the 90s, that of course you will have to look in the, you know, through a viewpoint of South Asia, including the Soviet-Afghan war and its ending in 89 there, and of course the rule of Ziaul Haq during the 80s. So the rapid Islamization of Pakistan, the culmination of mujahideen in Afghanistan and Peshawar all over the world, and then, you know, the policy of strategic depth and bleeding India by 1,000 cuts. Kashmir was the militancy in Kashmir was a small piece in the geopolitics of this region. But वो जो वाकया था 47 का, 22 अक्टूबर का, वो तो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक वाकया है कि उन्होंने कश्मीरियों पे हमला किया और इनको हमें मारा, लूटा और रेप किया, सिर्फ इस वजह से कि the Maharaja, and again the Maharaja had not made up his mind. He was leaning towards independence, and I don't think he was leaning towards independence because that's what his people wanted. The Maharaja was leaning towards independence because he wanted to rule. So, you know, rulers of course are very selfish. So his main consideration was that if I can keep myself or my state independent, I would be at par. You know, I would also have a country and I would rule this. जुनेद साहब, आपने ये जो बात की लूट मार की और ये कि औरतों को अगवा करके किडनैप करके ले गए वो और उनको वहाँ फाटा में काबुल में सेल किया गया, दैट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन. तो इसका कोई रेफरेंस आप देंगे क्या? अशरफ सराफ ने जो किताब लिखी है, बड़ी डिटेल्ड किताब है, वो उसमें इसका जिक्र है या किसी और किताब में इसका जिक्र है? एक गुम गुश्ता क्या था उस किताब का नाम? जी जुनेद साहब, एक तो है सरदार शौकत हयात की किताब है गुम गश्ता कौम. Can you read this?
Exactly. और And that is the reference here is uh, page number 278. Major Khurshid Anwar was given the responsibility of contacting the chiefs of the Pathan tribes to enlist the tribal militants. He added himself that he himself did not physically cross over into J&K, instead opting to stay on the Pakistani side of the border near Muzaffarabad, as exposure of his presence in J&K would nullify Pakistan's efforts to project the invasion of the Pathan tribals as a people's rebellion against the Maharaja of J&K. इसके आगे जब आप जाते हैं, मैं आपको इसकी रेफरेंस दूंगा। एक और है जाहिद चौधरी की किताब, 12 वॉल्यूम की, पाकिस्तान की सियासी तारीख। जी, ठीक है, आई एम फेमिलियर विद दैट, यस। Chaudhary wrote that for 3 days the invaders indulged in killing non-Muslims, looting, plundering, and burning their houses. A large number of the women were raped and kidnapped. As the officer in charge of the attack, Major Khurshid Anwar encouraged the killing, loot, arson, rape, and kidnapping of non-Muslims that took place. Writers and commentators have estimated the numbers of Hindus and Sikh massacred during these 3 days in Muzaffarabad to be 4,500 to 5,000, and the number of kidnapped women to be more than 1,600. ये किस किताब से आप पढ़ रहे हैं? ये मैं किताब पढ़ रहा हूँ जनाब जाहिद चौधरी साहब की 12 वॉल्यूम की पाकिस्तान की सियासी तारीख। ठीक है, तो और सरदार शौकत हयात ने क्या लिखा है इस पे? सरदार शौकत हयात ने ये लिखा है कि किस तरीके से, जो मैंने अभी आपको इससे पहले पढ़ के सुनाया। इसके बाद जो है एक सेकेंड, क्योंकि मैंने इस पे पूरा एक रिसर्च पेपर लिखा था, इसलिए मैंने ये पेपर अभी निकाला है। ये देखें, आई विटनेस अकाउंट ये इन्होंने किया है जाहिद चौधरी साहब की पाकिस्तान की सियासी तारीख में आई विटनेस अकाउंट है ख्वाजा अब्दुल समद का। Their attack had totally devastated Muzaffarabad. The homes of Hindus and Muslims were looted, shops were plundered, places of worship were not spared. They tore down mandirs and desecrated masjid. आगे ये है कि जाहिद चौधरी आगे ये लिखते हैं that the Afridi and Masood Lashkars did not participate in the invasion of J&K out of any religious consideration, and their primary aim was loot and plunder and the kidnapping of women. Gaur Rahman of Batagram, 80 km northwest of Gari Habibullah in Pakistan, who had participated in the invasion and had returned to Gari Habibullah along with many other tribesmen when the first winter snows came, later told that the tribal militants had returned with war booty. He elaborated that some had brought cattle, some horses, most of them had brought arms, and many brought women. One Afridi tribesman walked back with 2 women in tow. They wept incessantly and just would not stop. तो references तो इसके हैं, references Father Shanks of the Mill Hill Mission, principal of the St. Joseph Degree College in Baramulla, उसकी आई विटनेस अकाउंट है। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम बैठ के कहानियां बना रहे हैं, रेफरेंसेस इसकी पाकिस्तानी रेफरेंस है। और मेरा ख्याल है जुनैद साहब अशरफ सराफ साहब जस्टिस थे जो, उन्होंने भी जो है बारामूला का तो जिक्र किया है। इवन मेजर जनरल अकबर खान की जो किताब है रेडर्स इन कश्मीर, उसमें भी उन्होंने ये लिखा है कि देखिए बारामूला की आबादी सर 14,000 थी और 3 दिन का जो मैसेकर हुआ उसके बाद 3,000 रह गई। शेख अब्दुल्ला साहब ने 5 फरवरी 48 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस करते हुए ये कहा है, The raiders came to our land, massacred thousands of people, mostly Hindus and Sikhs, but Muslims too, abducted thousands of girls, Hindus, Sikh, Muslims alike, looted our property and almost reached the gates of our summer capital, Srinagar. ये शेख अब्दुल्ला साहब ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा है 5 फरवरी 1948 को। और जिसकी आप अभी जिक्र कर रहे थे मेजर खुर्शीद अनवर, ये क्या कहते हैं, द मार्च ऑफ द ट्राइबल लश्कर्स फॉरवर्ड टू श्रीनगर गॉट स्टॉल्ड इन बारामूला on 27th October for 3 days. Sardar Shaukat Hayat revealed
that the tribal Lashkars refused to listen to Major Khurshid Anwar when they arrived in Baramulla. They demanded the 300,000 rupees that they believe was meant for them. Major Khurshid Anwar refused, saying that the amount had been given for the whole operation. This angered the tribesmen, who started indiscriminate looting and plundering not only in the town but all over the entire district. Or basically, the delay in Baramulla decided the fate of J&K. अगर ये delay नहीं होता, then Kashmir would be probably, ये तो यहाँ पर पहुंच गए होते. और आप जब ये कह रहे हैं कि देखें, महाराजा हरि सिंह 26 अक्टूबर को लेटर लिखते हैं, 26 अक्टूबर 47 को, with the conditions obtaining at present in my state and to great emergency of the situation as it exists, I have no option but to ask for help from the Indian Dominion. Naturally, they cannot send the help asked for by me without my state acceding to the domain of India. Dominion of India. I have accordingly decided to do so, and I attach the instrument of accession for acceptance by your government. The other alternative, and this is important, the other alternative is to leave my state and my people to diabolical killers and beasts. On this basis, no civilized government can exist or be maintained. The alternative I will never allow to happen as long as I am the ruler of the state and I have life to defend my country. So again, it shows that the Maharaja, because of this invasion and because of the plunder and loot and rape that was committed in his state, had no alternative than to accede to the dominion of India. अब वहाँ क्या सूरत हाल है, इसलिए कि इलेक्शन हो चुके हैं और मेरा ख्याल है टर्न आउट काफ़ी अच्छा था इस दफ़ा. कितना टर्न आउट था और इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है? कुछ खबरें ऐसी थी कि यूएई और बाहर के कुछ और मुल्क भी वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं. फिर एक ट्रेन चलाई गई है और काफ़ी एक्सपेंसिव वो प्रोजेक्ट था. उसकी कुछ डिटेल्स दे सकते हैं? देखिए, credit were due to the Indian government, although I feel the way the steps of 5th August 2019, I don't agree with that. But one has to give credit where due. ये चीज़ ज़रूर हुई है कि पिछले 5-6 साल में टेररिज्म जो है वो उसका ग्राफ बहुत डाउन गया है. दैट ऑफ कोर्स आल्सो हैज टू डू विद द सिचुएशन इन पाकिस्तान, but the security apparatus in India or in Kashmir has been ramped up. Again, then the unfortunate incident of Pahalgam happened. But in that period of time, देखें कश्मीर में ये एक चीज़ थी कि कश्मीर में इस दौरान डेवलपमेंट हुई है, रोड्स बने हैं, टूरिज्म को एक बूस्ट मिला है. जैसे कि आपने देखा, द कनेक्टिविटी with mainland India has been improved. I recently traveled from Srinagar to Jammu by road, and it took me 4 hours. And I remember that 10 years ago it would take me around 9 to 10 hours, maybe 12 hours, depending on the conditions of the road. But today you can reach Jammu in 4 hours. You can do up down Jammu in a day. There are taxi drivers who do up down Jammu twice a day. So the road connectivity has improved with mainland India. Tourism is on a boost. There are a lot of hotels and restaurants operating in Kashmir. People have invested a lot in the tourism sector. कुछ ऐसी बातें आई थी मुझ तक भी कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी. अभी तक तो on the ground I haven't seen that, but there are talks going on. But again, by this attack in Pahalgam, things have deteriorated again. Tourism काफी कम हो गया है, बहुत कम हो गया है. In the aftermath of the Pahalgam attack तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था. Now I see some glimpses of hope again. Two things I will give the Indian government is, one, the security situation in Kashmir has improved over the years. Again, Pahalgam did happen, but it has improved then more than earlier. And there have been developments on the infrastructural front and the tourism sector. आपने कहा कि जैसे अटैक हुआ था वो ट्राइबल इन्वेजन, उसके बाद प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट बहुत वीक हुआ.
तो इसके बावजूद कुछ ना कुछ प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट तो रहा है ना कश्मीर में, जैसे सैयद अली गिलानी हैं या आसिया अंद्राबी हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उनको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और कितने परसेंट लोग होंगे कश्मीर में जो पाकिस्तान के हक में ओपिनियन रखते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं? देखिए, प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट आप कहेंगे, आई एम नॉट सो श्योर. आई वुड रादर डिस्क्राइब इट मोर एज अ प्रो इस्लामिक, प्रो मुस्लिम sentiment, which politically the people might have related towards the state of Pakistan. And then at the turn of this century, I think this region has anyhow been a victim of pan Islamism, whether that's physically or practically possible or not, that aside. But this pan Islamism has been on the rise since the turn of this century. उससे पहले पाकिस्तानी जो इन्फ्लुएंस यहाँ पर था, दैट इज ट्रू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जमात इस्लामी. और इसमें यह था कि देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जैसे कि आप गिलानी साहब की बात कर रहे हैं या औरों की बात कर रहे हैं, दिस वाज मोस्टली, गिलानी साहब के पास तो एक पूरी जमात थी विच इज जमात इस्लामी. तो ही हैड दैट, एंड जमात इस्लामी हैड एन आर्म्ड विंग which was the Hizbul Mujahideen. So, and the Hizbul Mujahideen had been active for a long time in Kashmir. But मैं ये समझता हूँ कि देखें, कश्मीरी लोगों को ये सेंटिमेंट्स ज़रूर होंगे, बट आज ये देखें कि आज जैसे कि आपने जिक्र किया आसिया अंद्राबी का, आज आसिया अंद्राबी जेल में है. मैंने उनके लिए कोई एक भी आदमी सड़क पे बाहर निकलते हुए नहीं देखा, ना ही उनके लिए कोई जुलूस निकालते हुए देखा. और ये और भी लोगों के साथ है, JKLF के लोगों के साथ है, वो भी जेल में है, और उनके लिए भी कोई बाहर नहीं निकल रहा है, या उनके लिए भी कोई ये नहीं कह रहा है कि उनको रिहा करें, बिकॉज इन लोगों की भी जो पॉलिसीज थी, देयर लॉयल्टी डिपेंडेंट ऑन दी क्वांटम ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय आइदर दिल्ली और इस्लामाबाद. गिलानी साहब, अगर आप ये समझते हैं कि गिलानी साहब यहाँ रह के और पाकिस्तान का नारा लगा के और इतने टाइम वो यहाँ पर मिलिटेंसी फैला के जिंदा रह सकते हैं, जब तक उनका कोई मतलब जब तक वो अपनी जमात को किसी न किसी तरीके से इस स्टेट के या अपने ओपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल में ना लाएं, तो यहाँ पर ये गेम खेली जाती थी. बट लोगों का सेंटिमेंट मुझे लगता है कि प्रो इस्लाम, प्रो मुस्लिम एंड देन प्रो पैन इस्लामिज्म हुआ, जिसकी नतीजे में पाकिस्तान का एक सेंटिमेंट रहा. और पाकिस्तान का एक और चीज़ है ना, पाकिस्तान का बहुत टाइम तक हमारा आना जाना रहा. पाकिस्तान में लोगों ने यहाँ पर शादियाँ की हैं, पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर शादियाँ की है. और फिर ये भी तो मानने की बात है ना कि हमारा जो आधी रियासत है वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है. तो हमारे वहाँ बहन भाई रहते हैं, मतलब एकदम से ये पार्टीशन हो गया. जिस तरह पंजाब में लोग हैं, वो भी तो लाहौर के लिए मतलब नॉस्टैल्जिकली लाहौर के बारे में सोचते हैं. तो इसी तरह हम लोग जो श्रीनगर में बैठे हैं, हम भी मुजफ्फराबाद के बारे में नॉस्टैल्जिकली सोचते हैं, क्योंकि वहाँ भी हमारे रिश्तेदार, हमसाए, ये सारे लोग हैं. तो and the other thing which is part of it is that what I think is that some disillusionment with the Indian democracy in the 80s, maybe ये भी होगा कि maybe the connectivity or the acceptance by the Indian state towards Kashmiris started very late, because ये बहुत टाइम तक एक political issue रहा. And then of course when militancy and terrorism started, I think the Kashmiris did not understand that by international law standards and by any standards, the Indian army had to react, in which of course things happen which are not justified. The collateral damage happens,
human right violations happens. So I think all these things played a role, and the propaganda warfare in which Pakistan is very good, that also played a role. बट आज लोगों को समझ आ रही है, और आज लोग जैसे कि मैंने आपको कहा, मतलब among my own circle I see almost everyone in some way or the other invested in the tourism sector. um, everyone in some way or the other happy that जो यहाँ पर हर हफ्ते बम ब्लास्ट होते थे और फायरिंग होती थी, वो खत्म हो गई है. आप ये देखें, पहलगाम का वाकया जब हुआ, ये कश्मीर की तारीख में पहला वाकया है जिसमें कश्मीरी मतलब वॉलंटियरली सड़क पे निकले और ये कहा कि ये हमने नहीं किया है और हम इसकी मजम्मत करते हैं. एक हड़ताल हुई, जबकि उस वक्त हड़तालें इस बात पे होती थी कि किसी मिलिटेंट या किसी टेररिस्ट को गोली मार दी जाती थी एक एनकाउंटर में, तो उस पे हड़ताल. आज इस बात पे हड़ताल. सो द माइंडसेट ऑफ द कश्मीरी हैज चेंज, बिकॉज कश्मीर भी इस छोटे से खित्ते से बाहर निकल के आज ग्लोबल विलेज का एक हिस्सा बन गया है. यहाँ पर भी सोशल मीडिया है, यहाँ पर भी 5G कनेक्टिविटी है, यहाँ पर भी बच्चे इंटरनेट पे जाते हैं. जिस तरह के मैंने आपको कहा, मेन लैंड इंडिया के साथ कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि Jammu is 4 hours away and Delhi is a 1 hour flight, and there are I don't know, but I think last time I checked there are 20 flights a day to Delhi, and it costs you it's about $50 to get a flight to 5-6,000 रुपए की flight आती है to Delhi. So the people have started realizing that there's much more to it. So people have started appreciating peace. अच्छा जुनैद साहब, आपके अपने इरादे क्या हैं? You plan to enter politics? Well, like I said to you before we started, I have I run this think tank in Amsterdam, which is still operating. वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, and basically I started this off around 11-12 years ago. और हमने एफसास को, we took it to great heights. We have done, पिछली दफा I was just checking, we've written about more than 12,000 A4 pages of research, good quality research, which is which has been published in different magazines, journals, political magazines, newspapers. We have given lectures and speeches and organized conferences at the UN, at the EU Parliament, at various parliaments in Europe. We have spoken at various universities in the world. So at some point of time, after 10-12 years, मैंने ये सोचा कि भाई the office runs itself. एफसास का एक office है, there's a staff there. We get our funding from the EU. And they run itself, and I at some point of time felt कि भाई now after running it for 10-12 years, maybe I can keep this office going on while not physically being present that much. तो उस वक्त मैंने फैसला किया, I want to go back to Srinagar, back to my roots, establish an office here, do field research, and write much more in depth about Kashmir and about the situation here, by doing direct field research, interviewing people, going to places, and enlightening the people about the work we do, which is again going to universities, talking to people, organizing conferences and seminars. And मैंने कहीं पहले भी कहा है, I believe this is also politics in its philosophical sense. This is also politics. Writing, I write a column for Rising Kashmir every 2 weeks, and we publish papers here. So this is also politics. I think a professor is also doing politics. A nurse taking care of patients in hospital is also politics, a social worker. But आपका जो सवाल है, which basically means majoritarian politics, which is the politics democratic politics or electoral politics. Electoral politics. I think at some point of time that I've kept that door open. I'm more of an academic. I like writing. I like doing research. But I understand your question. And I've kept that door open, and I would not be averse towards such a role in the future.
मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि आपके थिंक टैंक का पूरा नाम है यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज। Yes. जी, एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? It was very nice talking to you. I will tell you, and this is a compliment, a great compliment, that you have been interviewing me, and and the other compliment is that I found you one of the very few Pakistanis who is aware of its history and is unbiased towards the history vis-a-vis Kashmir and India. And मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली दफ़ा अगर आपके पास टाइम हो तो हम इसको एक दूसरे फैसेट पे ले जाके मे बी वी कैन टॉक अबाउट दी इंडो पाक एंड चाइनीज ट्रायंगल इन दिस रीजन, और मे बी अबाउट दी इंडो पाक एंड अफगानिस्तान ट्रायंगल, बिकॉज मैं समझता हूँ, और ये बहुत अच्छी चीज़ है आपसे बात करके। कुछ और भी जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान में जिनसे मैंने बात की है, ये पता लगता है कि नहीं, अभी भी इस दोनों तरफ, इस लकीर के दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो अनबायस्ड थॉट और अनबायस्ड बातचीत में यकीन रखते हैं, बिकॉज उसी के जरिए हम किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं ये बताता चलूं कि बहुत से पाकिस्तानी पेट्रियट जो हैं वो मेरे व्लॉग्स देख के काफ़ी परेशान होते हैं और बाज़ औक़ात नेस्टी कमेंट्स भी लिखते हैं। तो मैं बहरहाल उनको कोशिश करता हूँ इंगेज करने की, और उनको ये कहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे आइए और मेरे दलाइल को गलत साबित कीजिए। जी। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो किसी ने इस तरह का चैलेंज कबूल नहीं किया, तो माई ऑफर इज स्टिल वैलिड। सो थैंक यू वेरी मच, इट हैज़ बीन वेरी थॉट प्रोवोकिंग सेशन। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।